हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? अच्छे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपना चैप्टर 40 जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो चैप्टर 40 में अब तक हम जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग आदि को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है कृमि जनित रोग। वॉर्म, कृमि को बोला जाता है वॉर्म, WORM, वॉर्म ना। कृमि जनित रोग जिसको हम हेलमिंथीज जनित रोग भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। तो कृमि जनित रोग जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली जो डिजीज है वह है एस्केरियासिस। क्या है? एस्केरियासिस। तो इसका जो बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। इसका रोगजनक है एस्केरिस गोल कृमि। ठीक है। रोग का जो प्रसार होता है, प्रसार वह होता है संदूषित भोजन व जल से। संदूषित भोजन व जल से। लक्षण की मैं बात करूं तो इसके बहुत ज्यादा लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हर अंग इससे प्रभावित होता है। ठीक है। तो इसमें है जैसे रक्तहीनता, ऐंठन, दौरे पड़ना, मूर्छा, पित्ताशय में सूजन, आंत्रों में संक्रमण। तो एस्केरियासिस जो डिजीज है उसके बारे में हमारे सिलेबस में केवल इतना ही बताया गया है और आपसे कभी भी ये पूरा नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल इसके रोगजनक का याद रखना है, रोगजनक का नाम। ठीक है। कि एस्केरियासिस, जिसको हम सामान्य भाषा में गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं, उसका रोगजनक है एस्केरिस। कौन है? एस्केरिस। ठीक है। तो केवल इतना ही आपको याद रख के इसको चलना है ना। नेक्स्ट हम बात करें एस्केरिस के बाद, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका रोगजनक आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड है एंटेरोबिएसिस। एंटेरोबिएसिस। तो एंटेरोबिएसिस की बात करें, इसके रोगजनक की, एंटेरोविस वर्मिकुलेरिस। इसका जो रोगजनक है वो कौन है? एंटेरोविस वर्मिकुलोरिस। प्रभावित जो अंग है वह है गुदा। ठीक है, गुदा। लक्षण की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है? गुदा के चारों ओर खुजली होती है, बच्चा सोते समय दांत पीसता है,
वह बिस्तर पर पेशाब करता है। ठीक है भाई। तो एंटेरोबिएसिस डिजीज की हम बात करें तो इसमें भी कुछ ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। इसका जो रोग जनक है वह है एंटेरोविस वर्मिकुलेरिस। और यह जो कृमि होता है ना, यह क्या है, मानव के गुदा के किनारों पर पाया जाता है। ठीक है। तो इससे जो प्रभावित अंग है वो मोस्टली गुदा होता है। लक्षण इसके क्या हैं कि गुदा के चारों ओर क्या है, खुजली होती है। और जो बच्चा होता है जो इस रोग से पीड़ित होता है वह सोते समय दांत पीसता है और बिस्तर पर ही पेशाब करता है। ठीक है। तो ये कुछ लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। इनके जो उपचार हैं वो अपने डॉक्टर से ही कराए जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये भी एक छोटी सी डिजीज है, मतलब ज्यादा कुछ अपने को इनमें नहीं पढ़ना है ना। अब एक जो डिजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनी कृमि रोग। क्या है? गिनी कृमि रोग, जिसे हम ड्रैकनकुलस के नाम से भी जानते हैं। और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये रोग। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बाला या नारू रोग, है ना, याद है ना आपको। इसको हम बाला या नारू रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका जो रोग जनक है वह है ड्रैकनकुलस मैंडियेंसिस। ठीक है, ड्रैकनकुलस मैंडियेंसिस, जिसको हम गिनी कृमि के नाम से भी जानते। ठीक है। अच्छा, प्रसार जो होता है अंडे युक्त जल व भोजन से, मोस्टली जल से होता है ना। मैं आपको समझा दूंगा अभी। लक्षण की मैं बात करूं तो त्वचा से नहीं, बाहर निकलते समय त्वचा पर जलन होना व फफोले होना। उपचार है इसका शल्य क्रिया। बहुत छोटा सा है, केवल आपको इसको समझने पर ध्यान देना है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो ध्यान से समझिए। हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है गिनी कृमि रोग पे, है ना, जिसको ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस या मैंडिएसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका रोग जनक है, या आप डायरेक्ट इसको गिनी कृमि भी नाम दे सकते हैं। इसका जो रोग जनक है वो गिनी कृमि भी माना जाता है ना, दूसरा नाम है इसका गिनी कृमि। रोग का जो प्रसार होता है वो कैसे होता है कि जो इसकी मादा होती है, मादा गिनी कृमि, वो अपने अंडे क्या है, स्वच्छ जल में त्यागती है। जो अपने पीने का पानी वगैरह होता है ना, उस पर ये अपने अंडों को त्यागती है। और यदि हम उस पानी का प्रयोग करें पीने के लिए तो वह अंडे हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं वहाँ पे। और जब मादा अंडे युक्त हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ये मतलब जिसके पास अब अंडे हैं, तो वो मादा क्या करती है, हमारे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करती है। ठीक है। और जब वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो त्वचा के जिस स्थान से वो बाहर निकले उसी स्थान पर जलन और खुजली होती है और वहां पर फपोले जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है। कुछ दिनों में ये जो फपोले हैं वो
ठीक भी हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये इसके लक्षण हैं गिनी कृमि के। उपचार की यदि हम बात करें तो या तो इसको शल्य क्रिया द्वारा ही नष्ट किया जाता है, या गांव में अपने कई बार क्या करते हैं कि जिस स्थान से निकलता है ना तो इसको लकड़ी पर लपेटकर ऐसे बाहर खींचा भी जाता है, लेकिन उसमें टूटने की संभावना रहती है, तो शल्य क्रिया द्वारा ही इसका उपचार संभव है। ठीक है। तो ये 3 डिजीज हमें कृमि जनित रोग में पढ़नी थी जो कि इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना ड्रैकनकुलस वाला और एस्केरियासिस वाला। ठीक है, यही आपको पढ़ना है भाई। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई संक्रामक रोगों की। कैसे रोगों की? संक्रामक रोग। अब हम बात करते हैं असंक्रामक रोग की, और मैं आपको बता दूं कि असंक्रामक रोग में जो हमें एक डिजीज पढ़नी है उसका नाम है कैंसर। बाकी की जो और जो डिजीज है उनका हम अध्ययन आपके लिए करवा चुके हैं और वैसे भी अपने चैप्टरों से हट चुकी हैं। वही डिजीज हैं जो हमने तंत्र संबंधी पढ़ी थी, है ना, अस्थमा वगैरह, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट वगैरह, ये जो डिजीज हमने पढ़ चुके हैं ना, वही डिजीज और हैं। तो वो अपने को ज़्यादा नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा आप देख लेंगे, याद हो जाएंगी। मोस्ट जो डिजीज है जो आज हमको स्पेशली करनी है वह है कैंसर। ठीक है, तो बात करते हैं अपने मोस्ट डिजीज के बारे में। कैंसर, इसमें 3 अपने इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, कैंसर, HIV और मलेरिया। कैंसर, HIV और मलेरिया, ये 3 जो हैं वो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं इस चैप्टर के अंतर्गत भाई। ठीक है, तो कैंसर की यदि हम बात करें तो देखिए कैंसर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंसर एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिससे आप सभी परिचित हैं, है ना, और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो रोगी मिल रहे हैं वो कैंसर के ही मिल रहे हैं। ठीक है, अधिकतर जो मौतें आजकल हो रही हैं वो किससे हो रही हैं? कैंसर के कारण ही हो रही हैं। ये कैंसर जो वर्तमान समय में जो ज़्यादा अपने चल रहा है उसका कई रीजन है। एक रीजन, एक तो अपने मोबाइल टावर जो है ना, जितने भी टावर लगे हुए हैं ना, इनमें जो किरणें होती हैं, रेडियो तरंग जो होती हैं, इनसे सर्वाधिक कैंसर होता है ना। एक जो वर्तमान समय में जो हमारा खान पीन है जिसमें हम मोस्टली रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे भी आजकल ज़्यादातर कैंसर हो रहा है। और एक सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, ज्ञान की बात कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक के किसी भी प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में हम कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक के गिलास होते हैं उनमें चाय पीते हैं, गर्म चाय होती है ना, समझ में आ रही मेरी बात। प्लास्टिक की थैली होती है उसमें अपने कई बार हम सब्जी पैक करा के लाते हैं, है ना। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। ठीक है, और एक सबसे बड़ी घातक है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में विश्व की सबसे जो मिलावटी जो पदार्थ है ना, वो पेय पदार्थ, वो कोल्ड ड्रिंक्स है। 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स के कितने घातक प्रभाव हमारे लिए बताए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो घातक प्रभाव जो डाल रही हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स भी डाल रही है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में इतने सारे मिलावटी पदार्थ होते हैं जिनका सरकार को भी फिक्स मायने में नहीं पता है कि भाई इसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, क्या क्या नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन तो हमें करना ही नहीं चाहिए। मोस्टली अपने जो ये चल रहे हैं कंपनी जैसे ड्यू वगैरह है ना, तो ड्यू जो है वो तो सबसे ही बेकार है भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कहीं कुछ मायने में जो अपने मैंगो फ्लेवर में जो चल रही हैं, जैसे अपने फ्रूटी वगैरह जो भी है, माजा वगैरह, वो कहीं तक ठीक हैं। ठीक है, बाकी जो और कोल्ड ड्रिंक्स है उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक फिज होती है एप्पल फ्लेवर में फिज, और एक अपने माजा फ्रूटी जो भी है स्लाइस वगैरह, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनमें
कुछ कम मात्रा में मिलावट होती है, बाकी जो और प्रोडक्ट है ना उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो इन चीज़ों से हमें बिल्कुल बच के चलना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक के वस्तु में कभी भी हमें किसी भी चीज़, गर्म चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, मोस्टली अपने चाय या सब्जी वगैरह, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जिससे और जैविक खेती का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैविक खेती में आपको बता दूं, देखो कुछ बच्चे जो गांव से हैं वो अपने हर ऋतु में क्या है, अपनी जो सब्जी वगैरह है वो बो सकते हैं ना, ठीक है। तो उसमें क्या है, खाद वगैरह नहीं होता। समझ रहा है मेरी बात को? हाँ, जो रासायनिक खाद हैं, यूरिया, डाइज जो भी चल रहा है, डीएपी वगैरह, इनसे भी बहुत ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कैंसर की, तो वैसे ये कई प्रकार का होता है ना। तो सबसे पहले इसके कारण की हम बात करते हैं कि लक्षण की हम बात करते हैं कि आखिर कैंसर के लक्षण क्या हैं। कैंसर के लक्षण, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे यही पूछा जाएगा, कैंसर के लक्षण बताओ, कैंसर के उपचार बताओ, कैंसर का निदान बताओ, और कैंसर का कारण। तीन चार चीज आपको याद रखनी है, लक्षण, कारण, निदान और उपचार। ये कैंसर वाले टॉपिक में आप चार चीज को याद कर लेना, यहीं से आपसे क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। हाँ, कोई भी एक चीज आपसे पूछ सकता है, जैसे कैंसर के लक्षण बताइए, कैंसर के क्या कारण है, मतलब ऐसे ना। तो देखिए, लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण, अच्छा ये जो आज इंक है ना, ब्लैक इंक, वो खत्म हो गई है ना। तो आज हम ग्रीन पेन का ही अब यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, लक्षण की मैं बात करूं तो देखिए, पहला लक्षण, किसी फोड़े का ठीक न होना तथा ठीक होकर पुनः होना, ठीक है। बुखार रहना, शरीर का वजन कम होना, नेक्स्ट, ऊतकों में गांठ होना, ऊतकों में गांठ होना, WBC की अधिकता होना, अपच, कब्ज रहना, दस्त लगना, कफ आना। तो देखिए भाई, अच्छा एक और मैं लिख देता हूं, घाव से निरंतर स्राव होना। कैंसर के लक्षण की मैं बात करूं तो जो व्यक्ति कैंसर पीड़ित होता है उसमें क्या क्या लक्षण शो हो सकते हैं। देखिए, या तो ऐसा होता है कि उसके शरीर में कोई फोड़ा हो रहा है या कहीं भी सूजन आ रही है, तो वह या तो ठीक नहीं होता है, और यदि ठीक भी हो जाए तो वो दोबारा हो जाता है, ठीक है। बुखार रहता है, शरीर का जो वजन है वो कम हो जाता है, और ऊतक जो होते हैं, ऊतकों में गांठें बन जाती हैं, और ये गांठों का बनना ब्रेस्ट कैंसर का सबसे मोस्ट लक्षण है। स्तन कैंसर का जो महिलाओं में होता है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। WBC का अधिकता होना, इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर का आपने नाम सुना होगा, रक्त कैंसर का। रक्त कैंसर में क्या होता है कि WBC जो होती है ना, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अपच रहती है,
कब्जी रहती है, दस्त लग जाते हैं, निरंतर कफ आता है, और यदि कोई घाव हो जाता है तो उससे निरंतर स्राव होता रहता है। तो ये हमारे लक्षण है किसके? कैंसर के। तो वैसे आपको पीडीएफ में है ये सारे, तो आपको केवल पढ़ने ही है, कोई समझने वाली तो ऐसी इनमें कोई बात भी नहीं है। लक्षण के बाद हम बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण में एक बात आप ध्यान से समझ लेना, वे कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं कार्सिनोजन कहलाते हैं। भौतिक में है हमारी विकिरण, रासायनिक में हमारे आ जाते हैं रसायन, और जैविक में हमारा आता है ऑनको वायरस। देखिए भाई, कैंसर के कारण, तो कैंसर के कारण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आपसे एक नंबर में यही पूछा जा सकता है कि कार्सिनोजन क्या है। तो कार्सिनोजन की यदि हम बात करें तो ऐसे कारक जो कैंसर उत्पन्न करें उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं, है ना। वे कारक जो कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के कारक हो सकते हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, और जैविक कारक हो सकते हैं। भौतिक कारक की बात करें तो हमारी कोई भी विकिरण है, रेडियो किरण है या एक्स किरण है, जो भी है। रासायनिक कारण मतलब कोई भी रसायन है, जैसे तंबाकू में उपस्थित धुआं, रसायन में तंबाकू में उपस्थित जो धुआं है, निकोटिन वगैरह जो उसमें अल्कलॉइड है। जैविक कारक में हमारे एक विषाणु होता है ऑनको वायरस, यह वायरस भी अपने कैंसर उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये है इसके कारण। निदान की मैं बात करूं तो आप कैंसर का निदान किससे कर सकते हैं? कैंसर का निदान हम सबसे पहले कर सकते हैं बायोप्सी से, दूसरा है सीटी स्कैन करके, और थर्ड है एमआरआई। तो 3 चीज़ों से हम अपने कैंसर का निदान कर सकते हैं, मतलब कैंसर का पता लगा सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि किसी भी ऊतक को काटकर, किसी भी अंग है, जैसे मान लीजिए आपके किसी भी स्थान पर गांठ हो गई है ना, तो उस गांठ को हम काटते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, तो उससे उसमें हम WBC की संख्या देख लेते हैं। तो बायोप्सी का मतलब है किसी भी अंग को काट कर देखना, बायोप्सी कहलाता है। तो उससे हमें कैंसर का पता चलता है। सीटी स्कैन करके भी कैंसर का पता लगता है, और एमआरआई करके भी कैंसर का हम पता लगा सकते हैं। तो यह है इसका निदान। उपचार की मैं बात करूं, कैंसर के उपचार की, तो देखिए इसका उपचार आप 2 तरीकों से मोस्टली कर सकते हैं। एक तो है रेडियोथेरेपी और एक है कीमोथेरेपी। क्या है? एक तो है रेडियोथेरेपी और एक है कीमोथेरेपी। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी में तो क्या है कि विकिरण का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? विकिरण का प्रयोग करके हम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। कैंसर से जो ग्रसित कोशिकाएं होती है ना, वो अलग होती हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है सामान्य कोशिका से। तो रेडियोथेरेपी में तो हम क्या करेंगे कि विकिरणों के माध्यम से हम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करेंगे, और कीमोथेरेपी में क्या करते हैं हम? एंटी कैंसर दवाई का प्रयोग कर हम उन कोशिकाओं को मारते हैं। इस कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना इस कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो कैंसर का उपचार हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से करते हैं।
रेडियोथेरेपी में हम विकिरण का प्रयोग करते हैं, जबकि कीमोथेरेपी में हम एंटी कैंसर दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो इसका उपचार है भाई, हाँ बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे ही हैं। एक यहां पर शब्द है ट्यूमर, ट्यूमर है ना। तो ट्यूमर क्या है? कोशिकाओं का अनियंत्रित समूह ट्यूमर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है विनाइन और सेकंड है मैलिग्मेंट। ध्यान रखना, ट्यूमर क्या है कि यदि शरीर के किसी भी स्थान पर बहुत सारी कोशिकाएं एक ग्रुप में जमकर एक गांठ जैसी संरचना बना लें तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। यह जो ट्यूमर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्मेंट ट्यूमर। इन दोनों को समझना बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से समझो। बेनाइन ट्यूमर जो है वह प्रारंभिक अवस्था का कैंसर है, जिसमें गांठ जो होती है एक ही स्थान पर बनती है और उसी स्थान पर रहती है। ठीक है, उसे तो बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर और कह सकते हैं कैंसर की स्टार्टिंग। यदि इसी स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो व्यक्ति सही हो जाता है। एक होता है मैलिग्मेंट ट्यूमर। मैलिग्मेंट ट्यूमर का मतलब होता है कि किस शरीर के किसी स्थान पर बनी गांठ रक्त प्रवाह के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर भी गांठें बना दे तो हम उसे मैलिग्मेंट ट्यूमर बोलते हैं। और इस प्रकार एक गांठ से दूसरी गांठ का बनना मेटास्टेसिस कहलाता है। ये आपको पीडीएफ में थ्योरी मिल जाएगी, सारी लाइन, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर क्या है? ऐसा ट्यूमर जिसमें गांठ एक ही स्थान पर बने और वहीं पर रहें। ठीक है, मैलिग्मेंट ट्यूमर जिसमें एक स्थान पर गांठ बनी जो रक्त प्रवाह के साथ उसने दूसरे स्थान पर भी गांठों का निर्माण कर दिया। इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं और इस प्रकार के ट्यूमर को हम मैलिग्मेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो ये हमें कैंसर के बारे में इतना कुछ पढ़ना था। ठीक है, अब जैसे एक बात और है यहाँ पर कि जो परावैंगनी किरणें हैं वो तो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। परावैंगनी जो हैं वो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं और एक्स किरण वगैरह जो होती हैं वो ब्लड कैंसर उत्पन्न करती हैं। ठीक है, हाँ ये भी एक लाइन मैंने नोट में लिखा रखी होगी, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा जो ये चैप्टर है या मैं कहूँ पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। ठीक है भाई, और चैप्टर नंबर 18 के नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो आपको जल्दी से प्रोवाइड वो करा दिए जाएंगे भाई चैप्टर 18 के नोट्स। ठीक है, उनके आपको केवल नोट्स ही पढ़ना है, बिल्कुल सेलेक्टिव नोट्स हैं, बहुत शॉर्ट एंड इजी नोट्स हैं। ठीक है, तो आज हमारे इस कोर्स की सिलेबस की समाप्ति हुई है। ठीक है, और कल से हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कल से आपकी बहुत मोस्ट क्लास होने वाली है। कल से कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहे, मतलब सभी जो है क्लासों को ज्वाइन करें। ठीक है, तो कल बात करते हैं इसके रिवीजन की चैप्टर नंबर 2 से।